डॉक्टर वीपी सिंह जी के आपने प्रभावित शैक्षिक नेतृत्व के वक्तव्य को सुना। वे नेतृत्व कौशल की सावधानियों का जिक्र कर रहे हैं कि नेतृत्व जब आप कर रहे हो तो क्या छोटी छोटी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे वो टिप्स दे रहे हैं, वो उस पर ध्यान देंगे तो आप वो कौशल आ जाएगा। निश्चित रूप से हम ऐसे ही सीखते हैं। हम ये सोचें बहुत बड़ा सिद्धांत और बहुत बड़ा ए टू जेड, अब जब तक हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमें नहीं आएगा। तो न कभी आप थ्योरी पढ़ेंगे न कभी आएगा। थ्योरी में भी जो पढ़िए उसको उसमें से भी वो अपने लिए टिप टटोलिए, अपने लिए वो सूत्र टटोलिए, इसमें से क्या मैं तत्काल अपना सकता हूं, क्या मैं तत्काल शुरू कर सकता हूं। हाँ, सिद्धांतों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि यदि सिद्धांत नहीं समझेंगे तो वो सूत्र केवल अपना असर तो दिखा लेंगे, अपना प्रभाव उसका भी मिलेगा आपको, लेकिन लक्ष्य की पूर्णता हो सकता है आपको किसी छोटी चूक के कारण हासिल ना हो। इसलिए सिद्धांतों को समझना जरूरी है, और सिद्धांतों को समझे रहेंगे तो आपको विश्वास बनेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं और एक दिन मंजिल मुझे मिलनी है। यदि वो सिद्धांतों को नहीं समझे रहेंगे तो उन टिप्स के भरोसे आपको मन में हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं हम भटक न जाए। तो ये भटकाव ना हो, इनके लिए सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। इसलिए मैं सिद्धांतों का ये भी जिक्र कर रहा हूं। जब आपको प्रभावशाली शैक्षिक नेतृत्व करना है, शिक्षा के 3 उद्देश्य थे ना, कौशलात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक या संवेगात्मक या सामाजिक विकास। यहां भी 3 ही एस्पेक्ट्स है। जैसे ही आप नेतृत्व शुरू करते हो तो आपको कोई लक्ष्य चाहिए और आपके पीछे कुछ आपको मानने जानने वाले चाहिए जो आपके सहयोग में आगे बढ़े। और जैसे ही आप ये अपेक्षा करते हो कि आपके लिए सहयोग में कुछ हाथ बढ़े, तो आवश्यकता है कि क्या आप रिलायबल हो, क्या आप डिपेंडेबल हो, क्या आपके पीछे चलने वालों को ये भरोसा देने लायक हो कि आप सही दिशा में लेकर चल रहे हो। यदि नहीं हो तो कोई आपके साथ क्यों चले। स्पष्ट है? ये विश्वास बनाने में पहले आपको सक्षम होना पड़ेगा। तो पहले आपको विश्वसनीय शैक्षिक नेतृत्व की क्षमताएं, कैपेबिलिटी हासिल करनी होगी। कैसे करनी होगी, इस पे हम आगे जिक्र करेंगे कैसे आएगी। और यदि आप विश्वसनीय नहीं है, आप भरोसेमंद नहीं है, आप रिलायबल नहीं है, बाई चांस आपको ये पद मिल गया, क्षमता नहीं है, ज्यादातर आजकल यही है, बाई चांस शिक्षक बन गए, कुछ और नहीं बन पाया तो शिक्षक बन गए। तैयारी तो पीसीएस की कर रहे थे, वहां असफल हो गए तो शिक्षक बन गए। जबकि चलो बाई चांस भी बन गए तो बन गए ना। यदि शिक्षक बन के प्रभावी नेतृत्व नहीं कर सकते तो पीसीएस बन के भी प्रभावी नेतृत्व नहीं कर सकते थे। जो बन गए उसको बेहतर करो। और अभी मैंने चर्चा शुरू किया है कि शिक्षक से अधिक क्षमतावान, प्रभावी, सृजनात्मक दुनिया में कोई है ही नहीं। और जिसने भी इसके महत्व को समझा है वो शिक्षा छोड़ नहीं पाता। 2-3 उदाहरण आपको देने के लिए काफी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब वो राष्ट्रपति थे तब भी मुझे लगता था कि वो राष्ट्रपति कम थे, शिक्षा क्या थे। उस दौरान उन्होंने कितनी किताबें लिखी, उनको बोलने के लिए मंच नहीं मिलता था,
तो वो सीधे किताबों के माध्यम से हुआ। फिर लगा कि मेरी किताबों को कोई पढ़ता ही नहीं। देख पत्रिका में मैंने उनका एक पेज का लेख पढ़ा, एक आज जिंदगी पत्रिका आती है, अच्छी पत्रिका होती है, आज से 4-5 साल पहले उसमें राष्ट्रपति थे। उसमें उनका एक लेख पढ़ा, उस लेख का शीर्षक था, आपको आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति के लेख का शीर्षक ये कि आपके पास 10 मिनट का समय हो तो इसे पढ़ ले। मुझे लगा राष्ट्रपति 10 मिनट के शिक्षण अवसर के लिए भीख मांगा। पत्रिका में था कि यदि आपके पास 10 मिनट समय हो तो इसे पढ़ लो। बात उनकी एक सामान्य सी उनकी पीड़ा थी। विभिन्न देशों में वो जाते होंगे और वहां से लौट के आते होंगे, या तमाम ऐसे लोगों से संपर्क करोगे जो विदेश जाते होंगे, वहां जाते होंगे तो वहां की पढ़ाई करते होंगे। यहाँ देखिए ये सब अच्छा 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 है। उनको ये लगता होगा कि विदेशों की हम पढ़ाई तो करते हैं और इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि अपने देश में सब खराब। उन्होंने यही पीड़ा व्यक्त की थी कि जब दूसरे देशों में कुछ अच्छी चीजें देखते हैं तो अच्छी इसलिए है कि वहां के नागरिक ये अच्छा अच्छा करते हैं। ये अच्छा अच्छा आप भी करोगे तो आपके देश में भी अच्छा अच्छा। क्यों इतनी सी बात? लेकिन वो बात तो महत्वपूर्ण ही है। मुझे उनका उस लेख में उनकी शिक्षण अभिरुचि दिखाई, और जब दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए सारे दल उनको बिना सब समर्थन देने के लिए तैयार थे, वो नहीं तैयार हुए। और आज एक शिक्षक की ही भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं विभिन्न मैनेजमेंट कॉलेज में, क्योंकि यही अवसर होता है। 1 घंटे में आप एक साथ सैकड़ों का जीवन बदल जाते है। कहीं अवसर ऐसा, कहीं ऐसा अवसर है, कहीं ऐसी इससे अधिक उत्पादकता हो सकती है, कहीं है, कहीं है। प्रोफेसर एन लक्ष्मी नारायण मूर्ति इन्फोसिस के भूतपूर्व चेयरमैन, करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाया उन्होंने अपने इन्फोसिस संस्था इंस्टीट्यूट के माध्यम से, उस इंडस्ट्री के माध्यम से। जो लोग 84 में उस कंपनी में 10,000 रुपया लगाए, वो कम से कम 2-3 करोड़ के मालिक है। 84 और आज 30 साल समझ लीजिए। 10,000 रुपए को 30 साल में 2-3 करोड़ में बदलने की क्षमता में समर्थ व्यक्तित्व। जैसे 60 साल का हुआ, वो इन्फोसिस छोड़ करके शिक्षा में लगे। वहां भी लगा कि वहां उत्पादकता कम है, उससे आप कुछ ग्रोथ तो आप दोगे, लेकिन वो ग्रोथ कभी गुणात्मक वृद्धि नहीं देगा। केवल शिक्षण ही गुणात्मक वृद्धि देता है, मल्टीपल प्रोडक्ट देता है। आप एक को ठीक करते हैं तो हम एक को नहीं ठीक कर रहे हैं, हम एक में 10% की ग्रोथ सुनिश्चित करते हैं, तो एक में आप 10% ग्रोथ नहीं सुनिश्चित कर रहे हैं। आप एक नहीं हो, आप 2000 को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हो, आप 20,000 को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हो, आप 2 लाख को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हो। आपके अंदर 10% की ग्रोथ इतने लोगों के जीवन में इतने % की ग्रोथ सुनिश्चित करती है, और ये होता है 1-2 घंटे। है ना उत्पादकता? लग रहा है ये जो विचार हैं, आपको कभी लगता होगा कि ये पता नहीं क्या है, ऐसा तो है, बहुत पढ़े। हाँ सही बात है, पढ़े हो। ग्रोथ इतनी तेज तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वो पढ़े केवल डिग्री लेने के लिए पढ़े, परीक्षा पास करने के लिए पढ़े, जीवन में सीखने अपनाने और जीने के लिए नहीं पढ़े। सीखने अपनाने और जीने के लिए जिस दिन पढ़ेंगे, ये ग्रोथ स्लो नहीं होगी, स्लो नहीं होगी। अगला साल आपका दुनिया बेहतर हो जाएगा और सारे डायमेंशन में बेहतर होगा। जीवन की सारी अपेक्षाएं धीरे धीरे
तृप्त होने लगेगी, पूर्ण होने लगेगी। आपका हर दायरे में संपूर्ण शैक्षिक विकास होगा। और ऐसे होंगे तब आप रिलायबल होंगे। यदि नहीं होंगे तो जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका दोष नहीं है, दोषी आप हो तो उनको फॉलो कराने लायक नहीं। और तब निरंकुशता आएगी कि नहीं जिसको लिखा। हर व्यक्ति अपने मन में जो आएगा वो करेगा, क्योंकि उसको कोई विश्वसनीय नेतृत्व तो है ही नहीं कि उसको बता सके कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना। और यदि रिलायबल है उसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या क्या प्राप्त करना है। एक सुनिश्चित लक्ष्य होना चाहिए। सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो कुछ थोड़ा इस दिशा में करोगे, कल थोड़ा इस दिशा में करोगे, कल थोड़ा इस दिशा में करोगे, पिछड़ा हो जाएगा, भटकाव हो जाएगा, आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। एक सुनिश्चित दिशा में अपनी एनर्जी को लगा करके अवरोध मिलती है। इसके लिए लक्ष्य निर्धारण की स्पष्टता आवश्यक है। और उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के दौरान कुछ छोटी सावधानियों को बरतने की आवश्यकता होती है। सावधानियां नहीं बरतोगे तो सब कुछ ठीक था। जैसे खाना बनाते हैं ना तो कभी सब्जी जल जाएगी, कभी मसाला ज्यादा पड़ जाएगा, कभी नमक ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी तेल कच्चा पड़ जाएगा। आपको ये उदाहरण मैंने बहुत दिया जो कि इससे हम लोग रोज जीते हैं। कोई बनाने से जीता है, कोई खाने से जीता है। जानते हैं कि ऐसी मतलब ये छोटी सावधानियां महत्व रखती हैं। जो अच्छा कुक होता है वो इसलिए अच्छा नहीं होता है जो अच्छा कोई वो थ्योरी पढ़ा हुआ है वो रट करके डालता है। वो संवेदनशील है कि कितनी क्वांटिटी के हिसाब से कितना क्या चीज कब कैसे किस डालना चाहिए। यही केयर जरूरी है जब हम निर्जीव चीजों के साथ, खाना पकाना क्या है, निर्जीव वस्तुओं के साथ किया है। हम सजीव के साथ बिहेव कर रहे हैं तो और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। हमारा छोटा सा कमेंट, छोटा सा नेगेटिव कमेंट किसी के ग्रोथ को अस्थायी रूप से बंद कर सकता है, किसी को हतोत्साहित कर सकता है और किसी के प्रति छोटा सा एक संवेदनशील व्यवहार उसको उत्साहित और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है और हमारे सहयोग के लिए उसको तत्पर बना सकता है। होती बातें बहुत छोटी है लेकिन महत्व छोटा नहीं होता। डॉक्टर विजय सिंह के उनके को इसी रूप में ले रहा था, मैं भी सीख रहा था। ऐसा नहीं जिन स्टीव जॉब्स का उदाहरण दे रहे थे उनके बारे में उस रूप में नहीं जानता। उनके लेक्चर्स का एक तो संदीप माहेश्वरी का ब्रेक में आप वीडियो देख रहे थे, उसने उनकी तारीफ की। उसने एक तो उनकी वीडियो को भी कहा कि उसको देखने लायक। मैंने देखा नहीं, सजेस्ट किया उनका वो वीडियो देखने लायक। उन्होंने स्टीव जॉब्स के लक्षण की एक गुण का उल्लेख किया कि जो मोबाइल लैपटॉप बनाते थे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को सुंदर बनाने पर ध्यान देते। उनके सहयोगी कहते थे कि सर इसको तो कोई देखेगा नहीं, मतलब लैपटॉप के अंदर आप क्या कैसे वो जाल तारों का जाल बिछा हुआ है इसको हमसे क्या मतलब है, हम तो बाहर का एक देख रहे हैं ना। उनका भी होता था कि वो नहीं देखेगा, हम तो देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। ये सुव्यवस्थित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो बातें बहुत ही छोटी हैं, वो छोटी बातें बहुत ही छोटी हैं लेकिन असर उनका छोटा नहीं होता, असर उनका बहुत ज्यादा व्यापक होता है। अब एक एक करके इन तीनों एस्पेक्ट को समझेंगे। रिलायबल कैसे बने, फिर यहाँ पे 3 बात। जब शैक्षिक रूप से विश्वसनीय होना है तो शैक्षिक सक्षमता भी होनी चाहिए, शिक्षण भी आपको आना चाहिए। बिना ड्राइविंग सिखा नहीं पाओ। इसलिए मैं कहा शिक्षा अधिकारी है तो उसको शिक्षण भी आना चाहिए, शिक्षा की दिशा भी उसको पता होना चाहिए। बिना पता हुए नहीं बता पाएगा, उपस्थिति वो जरूर करा देगा, पढ़वा नहीं पाएगा।
शैक्षिक सक्षमता होनी चाहिए और जिस कार्य के लिए हो, जिस संस्था में हो, उसके लक्ष्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जिस पद को आप होल्ड कर रहे हो, जिस कैपेसिटी को आप होल्ड कर रहे हो, जिस पद पे हो आप, यदि वो उससे जुड़े दायित्वों का निर्वहन आप नहीं कर रहे हो तो पूरी एक संस्था को खत्म कर रहे हो। आप अकेले अपने आप को नहीं खत्म कर रहे हो। आप एक स्कूल में हेडमास्टर हो, प्रभावी नेतृत्व नहीं कर रहे हो तो पूरा स्कूल खत्म कर रहे हो। एक क्लास में आप प्रभावी शिक्षण नहीं कर रहे हो तो पूरी एक क्लास खत्म कर रहे हो। उन बच्चों के परिवार का पूरी संभावनाएं, अपेक्षाओं को खत्म कर रहे हो। संवेदनशील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना बड़ा विध्वंस, इतना बड़ा विनाश, उसके कर्ता कारण आप हम पीड़ाजनक है कि नहीं है? उसके कारण हम कल उसका परिणाम दिखाई देगा तो हम अपने को माफ कर पाएंगे, और माफ करते हैं तो हमसे बेहतर क्या होगा, हमसे बेहतर क्या होगा। हम तो इतना बड़ा विनाश तो नहीं कर रहा। और हमारी व्यवसायिक दक्षताएं होनी चाहिए, केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं, कौशल भी होना चाहिए। हम आपको खूब पढ़ाएं कि शिक्षण ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब हम शिक्षण कर रहे हो तो ऐसा न हो। एलसीडी प्रोजेक्टर की स्लाइड्स किताबों के पृष्ठ नहीं है, ये चार्ट है, टीएलएम है, ब्लैकबोर्ड राइटिंग का विकल्प है, फास्ट कर देता है। ये शिक्षण अधिगम सामग्री है, हम लोगों ने इसको किताब बनाई, ये बड़ा बढ़िया है, पढ़ते हो। जब ये पढ़ रहा तो शिक्षक क्या सीखेगी? वो भी किताब पढ़ना सीखेगी। जैसे ही ये पढ़ते हो समझने योग्य नहीं रह जाता। आप किताब में जो पढ़ते हो उसको पढ़ के समझ लो, जो किताब में लिखा है उसका 50% पढ़ाओ, मत उतना पढ़ाओ, 50% पढ़ाओ, समझ के पढ़ाओ, कम से कम उतना तो बच्चे की समझ में आ जाएगा। जब किताब की भाषा का आप वाचन करते हो तो 1% भी बच्चे के समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले आप ही नहीं समझते। अब कोई होगा, हो सकता है आप कई बार पढ़ाते पढ़ाते को समझ गए हो, लेकिन बच्चे के तो समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट हुआ? यही है प्रोफेशनल स्किल सीखने की जरूरत है। इसमें एक बात आई थी, एजुकेशनल कॉम्पिटेंसी, शैक्षिक सक्षमता। हम पढ़ लिए, उस पढ़े हुए को कितना जीते, हमारे जीवन में वो कितना धारण किए हुए, वही हमारी सक्षमता है। कोई व्यक्ति खूब अच्छा थ्योरी पढ़ा है कि बिजली का बोर्ड कैसे बनाया जाता है, सारे सिद्धांत पढ़ा है, लेकिन बिजली के बोर्ड को वो तार जोड़ना नहीं जानता, कभी जोड़ा नहीं, तो जोड़ेगा क्या? तो गलत जोड़ेगा, अपने भी मारेगा, हो सकता है आग भी लगा दे। मतलब थ्योरी वो पढ़ा है लेकिन सक्षम नहीं है। अब वो तो बोले मैकेनिकल छोटा सा काम बताया। जब टीचिंग कॉम्पिटेंसी की बात आते हैं तो जो शिक्षा के आयाम है ना, इसी का हिंदी रूप है ये। इन तीनों आयामों में, तीनों शैक्षिक उद्देश्यों के सापेक्ष आप किस आयाम के सापेक्ष कब काम कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आप कितना परिणाम दे पाओगे। सब ले आओ। अभी आपको ये थोड़ा सा जाल जैसा दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक एक करके नीचे से समझाता हूं। जो एक सबसे नीचे तो विकृत लिखा है ना, ये विकृत वो रूप है जो बिगड़ा हुआ रूप है। जो शिक्षा का दुरुपयोग कर रहा है वो विकृत है। सामान्य रूप से मानव ये इस रूप में नहीं होता। सामान्य रूप से मानव इसके तुरंत बाद जो थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल
वो प्राकृत मानव के रूप में होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शारीरिक कौशल, मानसिक क्षमताओं और संवेगात्मक क्षमताओं के विकास की क्षमता होती है, वो प्राकृत मानव होता है। मतलब इन तीनों क्षेत्रों में उसका विकास संभव हो, ऐसा व्यक्ति प्राकृत मानव। जब शिक्षा के उद्देश्यों के रूप हम पढ़ के, पढ़ा के, समझा के कुछ कंसेप्ट उसको दे देते हैं, कुछ ज्ञान दे देते हैं, कुछ समझ दे देते हैं, तो उसको ऐसे सब ज्ञान के साथ हम उसको विद्वान बनाते हैं। लेकिन वो केवल उसका ज्ञानात्मक विकास हुआ, जिसके पास कुछ जानकारियां हो गई, वो विद्वान हो गया, पूर्ण शिक्षित अभी नहीं हुआ, यदि उसके अन्य एस्पेक्ट्स उस रूप में विकसित नहीं है, तो शिक्षा के जब तीनों उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है, केवल जानकारियां समेटा है, वो केवल विद्वान है। जब उसका संवेगात्मक विकास होता है, जब वो अपने ज्ञान का उपयोग जनहित में करता है, सबके हित में करता है, तब उसकी सद्भावना विकसित होती है। जब सद्भावना विकसित होती है तब वो सुसंस्कृत बनता है, तब ऐसे व्यक्ति को कल्चर्ड पर्सन कहा जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इंटेलिजेंट कहा जाता है। इंटेलिजेंट में कहिए, क्या कहिए, लर्निंग पर्सन कहा जाता है। बहुत जानता है, जानता है, वो कुछ पूछो तो मुझे बताता है, लेकिन बता जब पूछो तो भी बताता है। किसी को जरूरत है उसको है, वहां पे सब बिगड़ जाएगा, तब तक नहीं बताता है जब तक उससे पूछो, फिर उसको संस्कृत नहीं। डॉक्टर है, किसी रोगी का इलाज जानता है तो उसको करना चाहिए ना। ये सद्भावना है, वो संस्कृत है। और अपने गुणों को का उपयोग दूरगामी लाभ के लिए करें, क्षणिक लाभ के लिए नहीं। अब क्षणिक लाभ और दूरगामी लाभ में अंतर बताते हैं। कोई शिक्षक है, किसी छात्र को ये खूब पढ़ाता है, खूब पढ़ाया, मन से पढ़ाया, उसके बाद परीक्षा आई, परीक्षा में देखा कि ये सब कुछ ठीक लिख रहा है, थोड़ा सा कहीं पे ये चूक रहा है, थोड़ी सी चीज इसको कुछ नहीं आ रही, संयोग से वही गाड़ी भी कर रहा। अब सद्भावना कहती है कि उसको मदद कर दो, थोड़ा सा तो नहीं आ रहा, बता दो। ये सद्भावना है, उसके हित के लिए उसको कर देना चाहिए। लेकिन दूरदर्शिता क्या कहती है, नहीं, यदि आज बता दिया तो कल वो पढ़ना बंद कर देगा। उसको वहां फेल होने दो, तब उसको एहसास होगा कि हमें जो पढ़ा समझा उसको अस्थायी रूप से समझना सीखना चाहिए। उसके दूरगामी लाभ को जो अध्यापक देखेगा वो उसकी मदद नहीं, परीक्षा में मदद नहीं करेगा, वो मदद बाद में फिर शिक्षा में करेगा, स्पष्ट होगा। ये दूरदर्शिता है। संभावना का दूरगामी लाभ के लिए उपयोग करिए, और जब दूरगामी लाभ के लिए करते हैं तो फिर केवल शिक्षा के दो आयामों को आपने धारण किया, ज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास, केवल अभी दो विकास हुआ। और केवल इतने मात्र से हम, जो कहा जाता है ना, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्त करती है, आप मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई जीवन दर्शन इत्यादि का छात्र नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अधिक कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अरे जो समझ में आ जाए, और जो समझ में आ जाए वही ज्ञान है, उसका सबके हित में उपयोग करो दूरगामी अस्थायी लाभ के लिए। ऐसे व्यक्ति का कोई बंधन नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। बंधन स्वार्थों का न होना, अपने पराये का बंधन नहीं होना, यही बंधन है। इससे मुक्ति होना ही मुक्ति है। विद्या यदि कोई मुक्ति दे सकती है तो यही है। स्पष्ट होगा। लेकिन शिक्षा यहीं पे रुकती नहीं है कि मुक्त हो गए तो सुन लो जाओ। बंधन रहित होके
गीता के 2 ही 3 अध्यायों को मैंने पढ़ा है, लेकिन गीता भी यही कहती है मनुष्य का केवल एक धर्म है, स्वदायित्व निर्वहन। स्वदायित्व निर्वहन, ये नहीं कि दूसरे का दायित्व बताते फिरो, उनका दायित्व ये, उनका दायित्व ये, उनका दायित्व। हम लोग ये खूब करते हैं, अपना नहीं दायित्व। स्वदायित्व निर्वहन, इस विमुक्त अवस्था में अपने दायित्व का निर्वहन करो। और जो ये करता है वो शैक्षिक पूर्णता प्राप्त करता है। शैक्षिक पूर्णता का मतलब क्या है? शिक्षा जीवन के लिए है, वो अपने जीवन में जो चाहता है वो कर लेगा। डेफिनेटली यदि वो नहीं कर पा रहा है तो इन चारों बिंदुओं का ये है कि नहीं आया दूरदर्शिता और कुछ नहीं है, सद्भावना का विवेकपूर्ण उपयोग है। ज्ञान और सद्भावना का मिश्रण है दूरदर्शिता, है कि नहीं आया। शिक्षा के कोई चौथा उद्देश्य नहीं जुड़ गया। वो ज्ञान सद्भाव जब जुड़ जाता है तो दूरदर्शिता बनता है। इन तीनों के चारों लक्षण सद्गुणों के भटकाव भी मैंने लिख डाला है। सद्ज्ञान है लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, लापरवाही से हम गलती कर जाते हैं। जो सद्ज्ञान है उसके ऊपर सजग रहिए, मौके पे वो ज्ञान काम आए वही ज्ञान है, इसका ध्यान रखिए। जब जरूरत है, जब काम करना है तब सोचिए कि क्या जरूरी है, क्या करिए, उसको करिए। जो किया जाना है वो करिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप लापरवाह हैं, आप असफल हो जाओगे, उल्टा नहीं हो जाओगे। अपनी सद्भावनाओं को क्षणिक स्वार्थ में न भुलाइए। क्षणिक स्वार्थ क्षणिक ही है। अस्थायी लाभ के लिए काम करिए, निरंतर लाभ के लिए काम करिए, बड़े लाभ के लिए काम करिए, छोटे नहीं। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि खूब धन आ जाए, आज आ जाए कल मिलेगा, कोई चाहेगा? मुट्ठी चाहेगा कोई। अरे चाहो ऐसा कि रोज मिले ना। त्याग अपना नुकसान नहीं है, त्याग दूरगामी लाभ है। त्याग कोई बेवकूफी करेगा अपना नुकसान, कोई यदि नुकसान होता तो कोई बेवकूफी करेगा। त्याग बेवकूफों का काम नहीं है, बुद्धिमानों का काम। वो दूरगामी बड़े लाभ के लिए काम करता है, छोटे लाभ के लिए नहीं। अस्थायी लाभ के लिए काम करता है, क्षणिक लाभ के लिए नहीं। और लालच इसको भटकाती है बच्चों। और इस क्षमता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करो, दूसरे का दोष न निकालो। जब जो व्यक्ति दूसरे का दोष निकाल रहा है वो अपना काम नहीं करेगा। पक्का ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगा। दूसरे का दोष निकालने की फुर्सत उसे ही है जिसको जो अपना काम नहीं करता है। पक्का यानी जो अपना काम करता है उसको दूसरों के दोष निकालने की फुर्सत ही नहीं है। और फुर्सत होती भी कभी है, ध्यान जाता भी है तो क्या इस रूप में जाता है कि शायद उसको ये नहीं पता है तो बता, या जानता है कि वो जानबूझ के गलती करता है तो उसको देख के उसको दया क्रोध नहीं आता। लगता है कि भटका हुआ प्राणी अपने जीवन को तबाह, ये नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है। वो निंदा नहीं करता, निंदा वही करता है जो अपना काम नहीं करता है। तो बताता है कि फला ये गलत करते हैं, फला ये गलत करते हैं, फला ये गलत करते हैं। इस कारण से ये सारी समस्याएं हैं। बस दुनिया में सही है तो वही अथवा छोड़ेगा। निंदा छोड़िए, अपने ज्ञान सद्भाव और दूरदर्शिता के साथ अपना दायित्व निर्वहन करिए। जितने देर हम इस स्तर पे काम करते हैं हमारी प्रभावशालिता होनी ही है, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता, किसी के बस का नहीं है। यदि मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूं ना और
हूं, तो आप चाहो भी कि मैं ना लूं तो आपके बस का नहीं, क्योंकि जब नहीं लोगे ना तो पीड़ा आएगी। समस्या है, वो इलाज भी मैं जानता हूं, दवा भी जानता हूं, ले नहीं रहा हूं। लोगे कि नहीं लोगे? लोगे। ये है प्रभावकारिता, ये है प्रभावशालिता। और यानी शैक्षिक विकास से है। यदि दूसरों का शैक्षिक विकास करना चाहते हैं तो पहले हमें अपना शैक्षिक विकास करना होगा। बिना हमें हमारा विकास हुए, बिना हमारे पास शिक्षा है, हम किसी को देने लायक है ही नहीं। यदि कुछ ज्ञान है तो ज्ञान दे लेंगे, और ज्ञान जब देंगे और बिना भावना के, बिना दूरदर्शिता के, बिना दायित्व निर्वहन की भावना के देंगे तो वो ज्ञान ले ही नहीं पाएगा। उतने लेगा जितना हमारे उनके प्रति सद्भावना है। हो सकता है कुछ वाक्य रखा दे, 2-4 क्लास में रखेगा, उसके बाद छोड़ के बाहर करेगा। आई थी ना 3 बातें, एजुकेशनल कॉम्पिटेंसी, शैक्षिक सक्षमता कैसे आएगी बताया, शिक्षा के आयामों को अपने जीवन में धारण करिए, यही शैक्षिक सक्षमता है। उसके बाद दूसरा काम करना क्या है, आप जिस संस्था में, जिस पद पे आप अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए हैं, उसके लक्ष्य को, उसके दायित्वों को समझिए और फिर प्रोफेशनल स्किल डेवलप करिए। अब लक्ष्य को समझने के लिए कुछ टिप्स है यहाँ पे। यदि लक्ष्य है तो ये होना चाहिए, बहुत शार्ट में इसको बात करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये होगा। हम यदि शिक्षक हैं तो हमें पता होना चाहिए कि गणित में कक्षा 1 में हमें अपने बच्चों को ये पढ़ा देना है। हमारे कक्षा 1 के बच्चे गिनती मुझे सिखा देना है। कक्षा 1 में मुझे 100 तक की गिनती हमारे बच्चों को आनी चाहिए, 2 अंकों का जोड़ घटाना आना चाहिए। ये है स्पेसिफिक लक्ष्य। स्पष्ट होगी बात? हमारे बच्चे खूब अच्छे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे, ये स्पेसिफिक लक्ष्य नहीं। स्पष्ट होगी बात? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिसको आप कह सके कि हाँ ये होगा, यस या नो में जिसको बताते हैं, ये आता है या नहीं, ठीक है। मेजरेबल, माप सके, मापने योग्य हो, प्राप्त करने योग्य हो। मापने को समझते हैं, जिसको हम कह सके कि हाँ इसको 100 तक आता है, इसको 50 तक आता है, इसको 10 तक आता है, मतलब हम ग्रेडिंग कर सके। स्पष्ट हो रही बात? कितने बच्चों को हमने 50 तक गिनती सिखा दिया, कितने बच्चों को 100 तक गिनती सिखा दिया, कितने बच्चों को ये मापने योग्य एक पैमाना बन जाए। प्राप्त करने योग्य हो, हम कक्षा 1 में उम्मीद कर लें कि नहीं हम उसको जो कक्षा 3 लेवल की दक्षताएं हैं वो हम कक्षा 1 में दिला देंगे बच्चों को। एचिवेबल नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं। वो सोच समझ के इसीलिए कुछ लोगों ने अपनी समय लगा के पाठ्यक्रम निर्धारित किया कि कक्षा 1 में क्या क्या पाया जा सकता है, उसको ध्यान दें। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य भी निर्धारित करें, रियलिस्टिक, यथार्थवादी। चलिए कक्षा 1 के लिए लक्ष्य तो निर्धारित हो गया, लेकिन अभी क्लास में आपके नामांकित बच्चों में केवल 10% बच्चे आते हैं और आप लक्ष्य बना लो कि मैं सारे बच्चों को सारी दक्षताएं बिल्कुल विकसित कर दूंगा। ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि यथार्थ ये केवल 10% आते हैं। आप ये कर सकते हो कि मैं बच्चों के अधिगम में भी या इस विषय की दक्षता में भी और बच्चों की उपस्थिति में भी, समझ में भी इतने प्रतिशत की वृद्धि करूं, ये रिलायबल, ये रियलिस्टिक हो। क्योंकि सारी सिचुएशन में अचानक बिल्कुल चमत्कारी हो सकता है, उससे ज्यादा हो जाए, लेकिन एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं बनाना, क्या बिल्कुल नहीं कंफर्म हो जाए। स्पष्ट होगी बात? आपको जितना लगे कि इतना तो हो ही जाएगा, वो लक्ष्य बनाइए और टाइम बाउंड, इतने समय में ये काम कर लूंगा। ये नहीं कि हाँ यदि साल भर का लक्ष्य बना लिया तो 6 महीने में कितना कर लूंगा, और 6 महीने में करूंगा तो 3 महीने में कितना कर लूंगा, और 3 महीने में कर लूंगा तो 1 महीने में कितना कर लूंगा। हो गया ना टाइम बाउंड? और 1 महीने में कर लूंगा तो 1 दिन में कितना कर लूंगा, 1
बांटिए उसको। साल भर में कोई जादू की छड़ी से नहीं होने वाला है। एक एक दिन थोड़ा थोड़ा आप ग्रोथ करोगे तब ग्रोथ होगी। उसको समय में बांटो कि एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में क्या लक्ष्य निर्धारित होगा, और वो लक्ष्य स्वॉट एनालाइज होगा। स्वॉट एनालाइज कैसे होगा ये जान लें। ये है, जब लक्ष्य निश्चित करिए तो लक्ष्य निश्चित करते समय ये देखिए कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या क्या अच्छी बातें जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। ये लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। अब जो जिस लेवल पर होगा उसके हिसाब से उसके स्ट्रेंथ अलग होगी। ये नेतृत्व कर्ता के ऊपर निर्भर करता है, उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि क्या क्या अच्छी बातें उसको दिख रही है। जो कुछ अच्छी बातें हैं, जो कुछ अच्छी परिस्थितियां हैं, जो कुछ अच्छे सद्गुण हैं उसके सहयोगियों के, वो सब ताकतें हैं। उनको चिन्हित करिए, उनको प्रायोरिटी दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अपनी ताकतों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे तो उपयोगी नहीं कर पाओगे। आप जानो कि आपके पास क्या क्या अच्छा है, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो उसका उपयोग करो। और ये भी जानो कि क्या क्या आपको नहीं आता, क्या क्या आपके पास नहीं है। जब ये जानोगे तो उसमें आप उनके बिना कैसे किया जा सकता है ये सोच पाओगे। और उनमें से कुछ यदि पूर्ति किया जा सकता होगा तो उसके बारे में भी सोच सकोगे कि ये नहीं है, चलो इसको ये तो प्राप्त किया जा सकता है, उस पर भी आप उसके ऊपर भी ध्यान दो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध है, इनको भी टटोलो। और जो ये लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत गड़बड़ है, उसको भी चिन्हित किए रहो। उसका लाभ केवल इतना होगा कि वही आपकी लिमिटेशंस होगी, उसको थोड़े देर के लिए आप एवॉइड कर दो। अपनी ताकतों का उपयोग करते हुए, अपनी कमियों को कम करते हुए और अवसरों का सदुपयोग करना सीखें। खतरों से सावधान होते हुए। यही स्वॉट एनालिसिस है। हर जगह काम करता है, हर जगह जहां लगा दो वहां ये लाभ है। यूनिवर्सल फार्मूला है। आपका लक्ष्य इस पर भी आधारित होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। जब तक लक्ष्य आकर्षक नहीं होगा उसको प्राप्त करने का आपका मन क्यों करेगा? यदि आपको प्राप्त करने का मन नहीं कर रहा है तो आप 10 बार सोचो कि जो आप प्राप्त करने जा रहे हो वो क्यों जरूरी है, उससे क्या लाभ मिलने वाला है, उसकी क्यों वो बहुमूल्य है। सोचो और सोच करके उसे आकर्षक बनाओ। आकर्षक इतना बनाओ कि जब उसको प्राप्त करने में लगो तो भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ। जब अन्य सब कुछ भूलोगे तभी मजा आएगा, फिर वो ड्यूटी नहीं रह जाएगी, वो आपके लिए आनंद का कारण हो। और वह लक्ष्य आपके दूर दृष्टि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये किसी बड़े स्वप्न की, बड़े लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में होना चाहिए। अटेंडर नहीं होना चाहिए कि आज इधर का लक्ष्य ले लो, कल उधर का लक्ष्य ले लो, कल परसों इधर का लक्ष्य ले लो। एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति में एक स्टेप के रूप में होना चाहिए। अब ज्ञान से ढूंढो कि कौन से लक्ष्य हैं जो एक बड़े लक्ष्य की दिशा में जाते हैं। और वो लक्ष्य आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो दायित्व है, जो आपका परिणाम है, उसको प्रदान करने वाला। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम हेड मास्टर बन गए, हम अधिकारी बन गए तो कार खरीदेंगे। उस कार का आपके उस दायित्व से कोई लेना देना है क्या? आपके जीवन की अपेक्षाओं से जुड़ा हो सकता है, उसका उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि निरीक्षण कार्य में मेरे लिए कार्य उपयोगी है तो वो लक्ष्य हो सकता है। यदि आपका निरीक्षण से संबंधित दायित्व है तो, यदि आपको विद्यालय जाने के लिए मोटरसाइकिल जरूरी है तो वो लक्ष्य
हो सकता है, क्योंकि वो आपकी उत्पादकता बढ़ा